हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू जीनियस एकेडमी। हम लोग पेपर नंबर 21 का डिस्कस करने जा रहे हैं। ये कौन सा पेपर है? ये है पेपर 21, ठीक है। और ये पेपर 21 अभी आप लोगों ने दिया था ST नंबर 21, ठीक है। तो ST 21 के और सारे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। हम लोग करने जा रहे हैं जो इंग्लिश वाला पोर्शन है, इंग्लिश का 76 से लेकर के 100 तक का, ठीक है। ये 25 क्वेश्चंस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों को आंसर भेज दिया गया था, आप लोगों ने आंसर देख के अपना मिला लिया होगा, चेक कर लिया होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं, कौन कौन से गलत हो गए, लेकिन इसको एक्सप्लेन किए जाने की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं कि कोई क्वेश्चन अगर आपका गलत हुआ है, ईश्वर करे कि सारे क्वेश्चन सही हो। इन केस अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो आपको ये जानना है कि वो क्यों गलत हुआ। तो इसकी एनालिसिस करते हैं अच्छे से और स्टार्टिंग करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 76 से, ठीक। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 76 और ये है क्वेश्चन नंबर 76। क्या लिखा है? 76 और 77 दोनों एक साथ हैं। तो 76 में है, देखो लिखा है कि माय सिस्टर हैड अ टफ टाइम, ठीक। पार्ट ए हो गया। दूसरे में क्या लिखा है? टफ टाइम उसको क्यों था। आगे लिखा है कि रिमूविंग द च्युइंगम। च्युइंगम का मतलब समझ रहे हैं ना, ये बच्चों की शैतानी होती है कि वो कभी कुर्सी के नीचे च्युइंगम चिपका देते हैं, कभी कहीं किसी के बालों में। तो ये मेरी बहन के बालों में कहीं से च्युइंगम चिपक गया था, ठीक है। उसको छुड़ाने में इसको बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। तो ये है हैड अ टफ टाइम, इडियम है हैव अ टफ टाइम का, तो थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। आगे लिखा है कि ये जो च्युइंगम है, आगे लिखा है दैट स्टक विद हर हेयर। उसके बाद यहाँ दिया नो एरर। तो दैट स्टक विद हर हेयर, ये विद लगा हुआ है, ठीक। तो अब ये बताइए कि क्या यहाँ विद लग सकता है? पूरे सेंटेंस में तो और कोई कहीं गलती नजर नहीं आ रही है। अब आप इसी को देख लेते हैं, ठीक है। आइए, तो माई सिस्टर हैड अ टफ टाइम, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है। किस काम में उसको दिक्कत हो रही थी? रिमूविंग द च्युइंगम, ये भी यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं स्टक विद हर हेयर। ये च्युइंगम जो कि स्टक मतलब चिपक गया था उसके बालों से कि उसके बालों में चिपक गया था। अब बताइए क्या हो सकता है? तो च्युइंगम उसके बालों में चिपक गया था। जहां स्टक विद लिखा है वहां क्या होना चाहिए था? स्टक इन होना चाहिए था। क्लियर? समझ गए ना बात को? तो ये इसकी मिस्टेक है। पहले वाले क्वेश्चन नंबर 76 में जो मिस्टेक है वो क्या है? स्टक विद हर हेयर ना होकर के स्टक इन हर हेयर होगा, ठीक। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए क्या दिया हुआ है, पढ़िए। द कैप्टन अलॉन्ग विद हिज टीम, ठीक। दो सब्जेक्ट है, कैप्टन और हिज टीम। पहला सब्जेक्ट कौन है? ये कैप्टन हमारा सब्जेक्ट हो गया और हिज टीम ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए क्या लगा हुआ है? अलॉन्ग विद लगा हुआ है। अब वो रूल आपको तो याद होगा, बहुत अच्छे से याद होगा कि जब दो सब्जेक्ट को विद से, टुगेदर विद से, एज वेल एज से, अलॉन्ग विद से जोड़ा जाता है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है? वर्ब लगती है हमारी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? कैप्टन है, ठीक है ना। तो अब ये हैज अगर कैप्टन के अकॉर्डिंग लगी है तो सही है, मतलब ये वर्ब सिंगुलर तो होनी ही चाहिए थी, ठीक है। कैप्टन क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक। तो यहां भी सही हो गया। हैज बीन इनवाइटेड टू द फंक्शन, तो इसमें तो कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है सेंटेंस में। फिर एक बार आपको क्लियर करके दिखाते हैं इसको, ठीक है। आ जाओ। द कैप्टन अलॉन्ग विद हिज टीम, हैज ये वर्ब है, किसके अकॉर्डिंग लगेगा? कैप्टन के अकॉर्डिंग लगेगी। तो ये सही है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, यहां सही है और बीच में कोई गलती नहीं हुई। आगे लिखा है बीन, हैज के साथ बीन ही आना चाहिए, आया है। हैज बीन इनवाइटेड टू, इनवाइट के बाद टू लगता है, ये भी सही है। द फंक्शन, तो इस सेंटेंस में कहीं कोई एरर है ही नहीं। जब कहीं कोई एरर नहीं है तो आंसर क्या होगा? नो एरर। तो इसका आंसर क्या होगा? 77 का डी हो गया, ठीक है। और 76 में क्या था? 76 में क्या था? सी था, ठीक है। दो क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इज देयर एनी डाउट्स? आई थिंक देयर शुड बी नो डाउट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन दोनों क्वेश्चंस के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में, ठीक। आ जाओ भी।
तो 78 आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 78 से लेकर के 79 तक का क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ, ये है आपका 78 और ये रहा आपका 79। ठीक है, और देखें क्या लिखा है इसमें। तो ये स्टेटमेंट पूरा इतना पढ़ने की जरूरत तो मुझे नहीं लग रही है, क्योंकि ये आपको खाली जगह दिख रहा है ना, ये फिलर दिख रहा है। अब फिलर दिख रहा है दैट मीन्स कि करना क्या है उसमें, कोई स्टेटमेंट पढ़ के बिना मतलब समय बर्बाद करने की क्या जरूरत है। खाली जगह दिख रहा है तो चलो भरो खाली जगह को। ठीक है, चलो आ जाओ, तो ये भरिए आप पहले क्वेश्चन। जरा सब बुलाइए, चला गया वहाँ पे वो वाला कर दो, एरो वाला, एरो दबाओ, ये एरो एरो एरो, ये नहीं अगल बगल वाला, वहाँ नहीं। अरे ठीक है, एडिट करना पड़ेगा। चलिए, तो इसमें करना क्या है कि ये खाली जगह भरनी है, तो ये स्टेटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है हमको, सीधे सीधे क्वेश्चन पढ़िए और भरिए इसको। ठीक है, तो आ जाते हैं, इसको भरना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 78 में लिखा है कि कॉमन, आगे लिखा है एडवर्स। ठीक, कॉमन एडवर्स, आगे लिखा है कि डैश ऑफ दिस मेडिकेशन इंक्लूड, अब इसके बाद ही तो सारा रिस्क है, ये पहले समझिए। कॉमन, कॉमन का मतलब क्या हुआ, जो सब में पाया जाता हो। एडवर्स का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा निगेटिव टाइप का, अपोजिट। कॉमन एडवर्स डैश ऑफ दिस मेडिकेशन, मतलब ये जो दवा चल रही है इसका एडवर्स, एडवर्स का मतलब क्या हुआ, दवाइयों का एडवर्स इफेक्ट ही हुआ करता है। तो जो कॉमन एडवर्स इफेक्ट है वो क्या है, यहां देखिए क्या लिखा है, ब्लीडिंग दिया है, नौसिया दिया है और वोमिटिंग दिया है। मतलब सेंटेंस को का क्या था, सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है कि इस तरह के मेडिकेशन का जो कॉमन इफेक्ट होता है, कॉमन एडवर्स इफेक्ट होता है, वो है ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग क्या हो गया, 1, नौसिया क्या हो गया, 2 और वोमिटिंग क्या हो गया, 3। तो कुल कितने इफेक्ट दिखाए हैं, 3 इफेक्ट दिखाए हैं। यहां भरना क्या है, हमें इफेक्ट भरना है। इफेक्ट के लिए यहां पर लिखा है अफेक्ट्स और यहां लिखा है इफेक्ट। तो अब चूंकि इफेक्ट कितने हैं, इफेक्ट 3 है, 1 2 3, 3 इफेक्ट दिए हैं, तो हम इफेक्ट नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इफेक्ट्स लगाएंगे। अच्छा, ये अफेक्ट हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता अफेक्ट, इसके लिए ठीक है, आइए आपको दिखाते हैं कि ये अफेक्ट क्यों नहीं हो सकता है। तो इसको पहले मैं एक बार क्लीन कर लूं, फिर आपको बताता हूं कि ये कैसे नहीं होगा। ठीक, ये आप आ जाइए यहां पर। ठीक है, तो एक वर्ड होता है अफेक्ट, ठीक, और दूसरा वर्ड होता है इफेक्ट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यू मस्ट नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अफेक्ट एंड इफेक्ट। तो अफेक्ट क्या है भैया, अफेक्ट है बच्चा वर्ब, और इफेक्ट क्या है, ये है नाउन। बस इतना अंतर समझते रहिए। जहां वर्ब की जरूरत होती है, wherever you need to use a verb you will use affect, and wherever you will need to use a noun तो वहां क्या यूज करेंगे, इफेक्ट करेंगे। ठीक, ये बात हो गई। अब इसी को ध्यान में रखते हुए आप ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन पे, ये रहा आपका क्वेश्चन, फिर से देख लीजिए। तो यहां हमें किस चीज के लिए, एडवर्स के बाद यहां वर्ब तो चाहिए नहीं थे, यहां क्या चाहिए था, एडवर्स, एडवर्स इफेक्ट चाहिए था, नाउन चाहिए था। नाउन में क्या है, ये है और ये है, ये दोनों वर्ब है, नहीं लगेगा। थोड़ी देर पहले यही मैंने बताया था, मैं फिर से एक्सप्लेन करने के बाद यहीं पे आ गया हूं। अफेक्ट्स लग नहीं सकते हैं, अफेक्ट्स और अफेक्ट, क्योंकि ये वर्ब है। अब यहाँ नाउन की जरूरत है, तो क्या लग सकता है, ये लग सकता है और ये लग सकता है। तो फिर ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो इफेक्ट्स हैं उसमें 1 2 3 3 इफेक्ट्स हैं, 3 इफेक्ट होने के नाते ये इफेक्ट गलत हो गया। अब कौन सा हो जाएगा, ये सी वाला। क्लियर हो गई बात, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 79 पे। शुरुआत में ही इन्होंने ब्लैंक दे दिया, इसके बाद सेंटेंस पढ़िए। लिखा है डैश टू माई पॉलिटिकल राइवल्स स्टेटमेंट। जो मेरे पॉलिटिकल राइवल के स्टेटमेंट थे, पॉलिटिकल राइवल मतलब क्या हुआ, राजनीतिक विरोधी। जैसे मोदी जी के पॉलिटिकल राइवल कौन हो जाएंगे, मोदी जी के पॉलिटिकल राइवल हो गए राहुल गांधी हो गए, केजरीवाल जी हो गए,
ठीक है, तो ये सब लोग पॉलिटिकल राइवल कहे जाते हैं जो विपक्षी पार्टी के होते हैं। तो डैश टू माई पॉलिटिकल राइवल्स स्टेटमेंट, उसके डैश, अब ये टू को ध्यान में रखना है। अभी इस तरह के फिलर्स को लगाने के लिए आपको सबसे ज्यादा ध्यान में क्या रखना पड़ेगा कि क्या कोई हिंट मिली। हिंट ये मिली है कि यहाँ पर टू लगा हुआ है, यानी कि इनमें से कोई ऐसा वर्ड हम यूज करेंगे जिसके साथ टू लग सकता हो। तो इसमें टू किसके किसके साथ लग सकता है? एक्सेप्टिंग टू होता ही नहीं है, एक्सेप्ट के साथ कोई टू वगैरह भी वगैरह नहीं लगाते हैं, और असिस्ट के बाद भी कोई टू वगैरह नहीं लगता है। ठीक है, तो दो तो कट गए, ये दोनों लग ही नहीं सकते। अब क्या दिया हुआ है इन्होंने? रिफरेंस टू और कॉन्ट्रेरी टू। तो रिफरेंस के साथ टू लगता है ये बात सच है, और कॉन्ट्रेरी के बाद भी टू लगता है ये बात सच है। हमारे पास केवल दो ऑप्शन बचे हुए हैं रेफरेंस और कॉन्ट्रेरी लगाने के, दो तो पहले ही कट गए। अब यहां सेंस देख लेते हैं। दिया हुआ है कि डैश टू माई पॉलिटिकल राइवल्स स्टेटमेंट, उसके ठीक अगेंस्ट रेफरेंस में होता क्या है कि द डाटा रिवील्स दैट, डेटा ये शो कर रहा है, डेटा ये दिखा रहा है कि क्राइम हैज नॉट इंक्रीज्ड इन दिस कंट्री, इस देश में क्राइम बढ़ा ही नहीं है। अब सोचो, डेटा ये कह रहा है कि क्राइम बढ़ा ही नहीं है, और इनके राइवल का, पॉलिटिकल राइवल का स्टेटमेंट क्या है कि अपराध बढ़ गए हैं। तो अब इनके राइवल के स्टेटमेंट के अगेंस्ट के अपोजिट जा रहा है ना, जो रिपोर्ट में रिजल्ट आया है। तो अपोजिट जाने का मतलब क्या हुआ? क्या लगाएंगे? रेफरेंस टू या कॉन्ट्रेरी टू। तो जाहिर सी बात है कि उनके बयान के ठीक कॉन्ट्रेरी, उनके बयान के ठीक अपोजिट। तो अब रेफरेंस ना लगा के क्या लगाएंगे? कॉन्ट्रेरी लगाएंगे। तो ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चन। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो आ जाओ भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है। अब क्वेश्चन देखेंगे तभी तो बताएंगे क्या करना है। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, इसमें बताना क्या है? देखो, बताना ये है कि इसमें आपको सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग। हमको ये मेन मुद्दा यहां मिल गया। सिमिलर इन मीनिंग, एक वर्ड दिया हुआ है, वर्ड कौन सा दिया है? रेवाइन। ठीक है, रेवाइन की मीनिंग बतानी है आपको, सिमिलर मीनिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 में और क्वेश्चन नंबर 81 में दोनों के लिए सेम स्टेटमेंट है। और 81 का जो वर्ड है वो क्या है? रियल्म दिया हुआ है। तो पहले रेवाइन का मतलब क्या होता है आप ये समझ लो। तो रेवाइन का मतलब क्या होता है? हिंदी में लिख दें तो रेवाइन का मतलब होता है खाड़ी, या कह सकते हो घाटी। खाड़ी ना लिख के क्या कर देते हैं हम इसको, कहते हैं कि ये है घाटी। ठीक है, रेवाइन का मतलब हो गया घाटी, या अब दूसरे वर्ड में इसको क्या कह सकते हो? वैली। ठीक है, ये वैली है रेवाइन। ठीक, अब क्या करोगे? इसका सिमिलर वर्ड ढूंढो। लूसिड का मतलब क्या होता है? ऐसी भाषा जो समझने में बहुत सरल हो, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्रिहेंसिबल जो लैंग्वेज होती है, ऐसी भाषा जिसमें इजी वर्ड्स लगे होते हैं, बहुत ज्यादा फिगरेटिव नहीं होती है, कोई भी पढ़े तो आराम से समझ में आ जाए, तो वैसी भाषा को कहते हैं लूसिड, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड। पेटेंट का मतलब होता है कि जिस चीज पर हमारा एकाधिकार होता है। जैसे आजकल दवाइयों वगैरह के उत्पादन पे नहीं हो रहा है कि वो मतलब कोई किसी ने कोई फार्मूला बनवाया या किसी ने कोई फार्मूला बनाया, उसको क्या किया उन्होंने? पेटेंट करा लिया। मतलब अब इसका उत्पादन हम ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। अगर किसी को करना हुआ तो हमसे परमिशन ले, हमको पैसा दे, तब तो हम उसको देंगे लाइसेंस। ठीक है, तो पेटेंट होता है, आप लोग जानते होंगे पेटेंट क्या होता है। एकाधिकार होता है किसी चीज के उत्पादन पर। ठीक है, तो रेवाइन का साइनोनिम तो ये भी नहीं होगा, पेटेंट भी नहीं होगा। ये है घाटी, और ये पेटेंट एकाधिकार हो गया, लूसिड सरल हो गया होगा, ये भी नहीं। अब आ जाओ एबिस। एबिस का मतलब होता है बेली। ठीक, एबिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेली, इसका मतलब होता है घाटी। तो हमारा आंसर तो यही होगा, सी वाला, एबिस होगा। ठीक, ये हो गया। अब पैल्पेबल को पढ़ने में कोई जरूरत तो रह नहीं है, लेकिन समझ लेते हैं क्योंकि हो सकता है ये वर्ड अगले दिन किसी क्वेश्चन में पूछा जाए, तो यू शुड नो। पैल्पेबल का मतलब क्या होता है? जिस चीज को हम छूकर महसूस कर सकते हैं। व्हाट इज पैल्पेबल? पैल्पेबल वो चीज होती है, वो ऑब्जेक्ट होता है जिसको आप छू के महसूस कर सकते हैं। जैसे पल्स चेक करता है, डॉक्टर पल्स चेक करता है तो कैसे करता है? ऐसे हाथ रखता है और यहाँ पे टप 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 कुछ कर रहा होगा, तो डॉक्टर क्या करता है? पल्स को पैल्पेट करता है, मतलब जिसको छू के महसूस करता है। बुखार हुआ है किसी को, तो बुखार करता है तो आदमी क्या लगाता है? यहाँ हाथ लगाता है, हाँ भैया आपको बुखार है ना, ऐसे जो होता है, हाँ भैया आपको बुखार है, यहाँ लगता है हाँ भैया आपको बुखार है। तो ऐसे लोग भी हाथ लगा के देख लेते हैं, यहाँ भैया आपको बुखार है, जिनको पता ही नहीं है बुखार कहाँ नापा जाता है।
ठीक है, लेकिन वो हो जाता है, एक सिंपैथी आ जाती है, हम ये वो हमारा बुखार चेक करते हैं तो पैल्पेट करते हैं। मतलब समझ में आ गया चारों वर्ड का। ठीक है, आगे बढ़े। इसमें आंसर क्या होगा? इस 80 वाले में रेवाइन का चारों का मतलब मैंने बता दिया, आंसर क्या था? सी। ठीक है, रेवाइन का सी। अब 81 में आ जाओ। 81 में क्या वर्ड दिया हुआ? रियल्म दिया हुआ है। रियल्म का मतलब क्या होता है? रीजन, या जिसको आप कह सकते हो क्षेत्र। ठीक है, ये क्या हो गया? क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो अब क्षेत्र या एरिया से रिलेटेड कोई वर्ड ले आओ। वाल्ट। वाल्ट का मतलब दो मतलब होता है। एक तो वाल्ट का मतलब क्या हो जाता है? जंप करना। आप लोगों ने देखा होगा पोल वाल्ट, एक खेल होता है एथलेटिक्स में होता है पोल वाल्ट। एक बांस लेकर दौड़े जाते हैं, बांस लगाते हैं और कूद जाते हैं ऊपर से, तो पोल वाल्ट होता है। वाल्ट हो गया एक जंप के लिए लग गया। और एक वाल्ट होता है मेहराब, जैसे दरवाजे होते हैं, ऐसे दरवाजा होता है जिसमें क्या बना होता है? ऐसे ऐसे बना होता है, तो ये वाल्ट कहा जाता है, इसको कहते हैं ये मेहराब। ऐसे इस तरह का होता है ना दरवाजे वगैरह पे, तो उसको वाल्ट कहा जाता है। दो मीनिंग हो गई। अच्छा, रियल्म का वाल्ट से कोई लेना देना है नहीं, तो इनको गोली मारो, हटाओ इनके यहां से। अब ये एक वर्ड आ गया एज्योर। एज्योर का मतलब क्या होता है? आसमानी नीला। जो आसमान जिस कलर का होता है उस तरह का नीला होता है, तो उसको एज्योर कहते हैं। मतलब ये क्या हो गया? स्काई ब्लू। ठीक, स्काई ब्लू मीनिंग स्काई ब्लू। तो हमें इससे भी कोई लेना देना नहीं, हमारे वर्ड से रिलेटेड है नहीं। अब भाई बात आई लिड की, तो लिड का मतलब क्या होता है? कवर होता है, या जिसको आप कह सकते हो ढक्कन। ढक्कन वो एडजेक्टिव वाला ढक्कन नहीं, जिस किसी आदमी को यूज करते हो यार बड़े ढक्कन हो, तो वो वाला ढक्कन नहीं है ये। वास्तव में जब किसी बर्तन के ऊपर ढक्कन रखते हैं तो वो वाला ढक्कन है। तो इस लिड का मतलब हो गया कवर। ये आई लिड होती है ना, आपका ढक्कन आई लिड है, इसको भी ढक्कन कहते हैं। अब एक तीन तो हो नहीं पाए, दूर दूर तक इनका कोई रिलेशन नहीं, कोई लेना देना नहीं है। एक वर्ड बचा है आपका क्या? डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब क्या होता है? जैसे कोई वस्तु होती है तो वो मान लो उसके 6 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन होते हैं तो उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो जाती है, तो एक एरिया होती है। डायमेंशन जो होती है वो एरिया होती है। कभी बोलचाल में भी हम लोग यूज कर लेते हैं कि भैया उनका पॉलिटिकल डायमेंशन, या उनका इंटेलेक्चुअल डायमेंशन, उनकी बौद्धिक जो वो है क्षेत्र है। तो बौद्धिक मतलब इंटेलेक्चुअल डायमेंशन मतलब बौद्धिक क्षेत्र, पॉलिटिकल डायमेंशन मतलब क्या होगा? राजनीतिक क्षेत्र हो जाएगा। तो रियल्म को हम लोग डायमेंशन के सेंस में तो यूज करते हैं, तो ये आप लगा सकते हैं। बाकी इन तीनों का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 81। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो आओ जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। ये रहा आपका डायरेक्शन, और इसमें बताना है आपको अपोजिट वर्ड। ठीक है, क्या बताना है आपको? अपोजिट वर्ड बताना है। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, इतना बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब आ जाओ। तो ये रहा आपका अपोजिट इन द मीनिंग। वर्ड पे आ जाओ। वर्ड क्या दिया है? रिबफ। रिबफ का क्या मतलब होता है? रिबफ, रिबफ का मतलब क्या होता है? एक तरह से किसी पर अटैक करना। क्या करना हो गया? ये अटैक करना हो गया। ये शायद रेड में आपको कम अच्छा दिख रहा होगा, तो अब इस पे आ जाओ। ठीक, अटैक करना। ठीक, अटैक करना होता है रिबफ का मतलब, या इंसल्ट करो किसी को, क्रिटिसाइज करो, तो वो दोनों सेंस में आ जाता है, या डांटने के सेंस में भी आ सकता है। रिडिक्यूल भी इसका मतलब हो सकता है। रिबफ को हम लोग दो सेंस में यूज कर सकते हैं, रिडिक्यूल के सेंस में और अटैक के सेंस में। और ये अटैक कौन वाला होता है? वही किसी की बात वगैरह पे आप अटैक कर देते हैं, किसी ने कुछ कहा उस पर लोग नहीं होता, कभी कभी घेर लेते हैं, एकदम से पकड़ लेते हैं, ऐसा कैसे बोला, तो वही वाली चीज होती है, रिबफ हो जाएगा। तो ये जो रिब्यूक लिखा हुआ है, रिब्यूक या रिडिक्यूल, हाँ रिडिक्यूल हो गया, रिब्यूक के भी सेंस में आ जाता है ये। रिब्यूक तो साइनोनियम हो जाता है। ठीक, तो ये जो रिब्यूक है ये सिमिलर वर्ड में आ जाएगा। तो हमें बताना अपोजिट है, तो ये तो फिलहाल लगने वाला नहीं है। बचा स्नब। ठीक है, अब स्नब का मतलब क्या होता है? स्नब का मतलब एक तरह से इंसल्ट करना हो जाता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, अपमानित करना किसी को, स्नब भी नहीं होगा। निक्स का मतलब क्या होता है? निक्स का मतलब होता है जीरो, शून्य जिसको कहते हो, सिफर कहते हो। तो ये तीन तो फिलहाल गए काम से। अब एक वर्ड बच रहा है प्रेज। प्रेज का मतलब एडमायर करना होता है। तो अगर रिबफ का मतलब अटैक हो सकता है, यहाँ अटैक का कोई सेंस नहीं आया, तो इसको हटा देते हैं, इस सेंस में लगा नहीं है।
रिडिक्यूल हो गया तो रिडिक्यूल वाला सेंस तो आ सकता है। अगर हम रिबफ को रिडिक्यूल के सेंस में ले लेते हैं तो प्रेज उसका अपोजिट मिल जाएगा हमें, ठीक है। और अगर रिबफ को रिब्यूक के सेंस में ले लेते हैं, डांटने के सेंस में ले लेते हैं, तब भी प्रेज आ जाएगा हमारा ऑप्शन। तो रिबफ के ये वाली दोनों मीनिंग है, रिडिक्यूल और रिब्यूक वाली, तो उस वाले सेंस में देखा जाए तो प्रेज हमारा आंसर बन जाएगा। बाकी तीनों में कोई लग नहीं पा रहा है। साइनोनियम पूछता तो रिव्यू का लग सकता था। अच्छा, इस तरह का एक धोखा, खूबसूरत सा एक धोखा ये लोग देते जरूर हैं एसएससी वाले। अगर उन्होंने जो क्वेश्चन दे रखा है, अगर उसका एंटोनियम पूछे हैं तो एक साइनोनियम दे देंगे, अगर साइनोनियम पूछे हैं तो एक एंटोनियम दे देंगे। कहीं अगर आपके दिमाग में चल रहा हो और मतलब थोड़ा बहुत कंसंट्रेट होकर नहीं सोच पाए कि साइनोनियम पूछा है कि एंटोनियम पूछा, कभी क्वेश्चन में होता है वर्ड दिया और पहला वाला ऑप्शन जो ए वाला है वो आपसे जान पहचान का मिल गया, कोई परिचित वर्ड मिल गया, आप धड़ाक से लगा देते हैं जल्दबाजी में। अब इनकी इस चालाकी का नमूना यही देख लीजिए, आपको सतर्क कर रहा हूं आगे के लिए। रिबफ का मतलब क्या हुआ, अभी हम लोगों ने लिखा तो रिबफ का मतलब रिव्यू था, तो अब रिव्यू यहीं पे मिल जाएगा। तो आपको 1 मिनट के लिए लालच तो आ जाएगी क्या रिबफ का मतलब रिव्यू होता है, लगा तो यही आंसर। अब जब ये नहीं ध्यान देंगे कि पूछा अपोजिट है, ये लगा देंगे, जबकि ये साइनोनियम हो जाता है। तो ऐसी एकाध गलतियां 25 क्वेश्चन में हो ही जाती हैं, तो ध्यान रखिएगा, ऐसी गलती मत करिएगा। अपोजिट पूछा है तो ये साइनोनियम है या नहीं होगा, फिर आपको ये लगाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 83 है, इसमें आ गए आप रिसीड में, ठीक। रिसीड का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो डिक्रीज होती जाती है, घटती चली जाती है। ऐसे मान लीजिए, जैसे एक्चुअली जो ये वर्ड है इसका ओरिजिनल यूज क्या है, जैसे आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, आपका कोई जान पहचान वाला है, कोई भी चीज हो, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई पर्सन लिविंग नॉन लिविंग जो भी हो, जो यहाँ से दूर होती जाएगी। तो जैसे वो चीज दूर होती जाएगी वो इसे धीरे धीरे क्या होता है, छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी और एक बार आंखों से ओझल हो जाएगी। तो यही होता है रिसीड होना, जो चीज दूर होती जाते होते 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 छोटे होते होते आंखों से ओझल हो जाती है, तो रिसीड होता है। रिसीड मतलब क्या होता है, छोटे होते जाना या घटते जाना या कम होते जाना, ठीक है, ये हो गया। अब आप इसका अपोजिट लगाओ, तो इसका अपोजिट क्या होगा, जब कोई चीज बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, तो एब का मतलब क्या होगा, एब का मतलब भी हो जाता है ना घटते जाना घटते जाना, घटते घटते छोटा हो जाना। तो ये क्या हो गया, ये तो साइनोनियम हो गया, हमारा आंसर होगा नहीं। अब फेड होता है, फेड का मतलब क्या होता है, फेड का मतलब भी मुरझा जाना या फिर उसका कलर डिम हो जाना। आप शर्ट खरीद के ले आते हैं, दुकान वाला कहता है कि जिंदगी भर की गारंटी है, फट जाएगा लेकिन फेड नहीं होगा, लेकिन हो जाता है, ठीक, कुछ नहीं कर पाएंगे आप, तो वो फेड हो जाता है। फिर वो जब दुकान के पास ले जाएंगे उसके पास, तो कहेगा भाई तब आपने ऐसे धोया होगा या ऐसे ट्रेस किया होगा, तो फेड हो गया। फूल खिले हैं, 2-3 दिन के बाद वो सूखना शुरू होते हैं, मुरझाना शुरू होते हैं, तो भी फेड करना लगा देते हैं, कलर फेड हुआ, मुरझा गए वो। तो मतलब इसमें भी क्या होता है ना, घट ही जाता है, मुरझा जाता है, घट जाता है। तो ये भी क्या हो गया, ये साइनोनियम में आ जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं हो पाएगा। और वेन का मतलब भी वही होता है, घटता जाना घटते जाना घटते जाना, घटते घटते कम हो जाना, ये भी साइनोनियम है, लग नहीं पाएगा। एक ऑप्शन बचा आपके पास एक्सटेंड, ये टी है भैया, ठीक है, ये एल नहीं है, EXTEND है, टी है, एक्सटेंड। तो जब किसी चीज को एक्सटेंड करते हो, मान लो छुट्टी 3 दिन की हुई है और 3 दिन की छुट्टी के बाद आप जैसे ही तीसरे दिन तैयार होते पता लगा छुट्टी 2 दिन की और बढ़ गई, जैसे कोरोना में हो रहा था, 2020 की बात है, ठीक है। तो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, तो क्या होता है, कोरोना को उसको क्या करते थे, लॉकडाउन को एक्सटेंड करते जा रहे थे। एक्सटेंड करते जाने का मतलब उसको बढ़ाते जा रहे हैं, और यहाँ पे रिसीड का मतलब घटाते जाना, एक्सटेंड मतलब बढ़ाते जाना, तो यही हम इसी को तो ढूंढ रहे थे, यही तो है आपका आंसर, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। इतने क्वेश्चन हो गए, कितने हो गए पता नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो आपका, वो है क्वेश्चन नंबर 85 और 84। 85 और 84 पे आ जाओ अभी। अब थोड़ा और बड़ा बड़ा दिख रहा होगा आई थिंक, ठीक, कोशिश कर रहा हूं, नहीं तो थोड़ा सा मैं इसकी डायरेक्शन को अंदर कर दूंगा, अभी परेशान मत हो। यहाँ क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि कुछ इडियम दिए हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव टू बेटर एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम या फ्रेज। ये इडियम या फ्रेज दिया हुआ है, ठीक। अब इनको कर देते हैं हम लोग अंदर, कोई जरूरत नहीं है, ठीक। ये रहा अंदर, इनको अब ले लीजिए आप, आराम से पढ़िए, ठीक। ये हो गया, क्या है उसमें इडियम्स और क्या बताना है, देखो पहला वाला इडियम है बॉल इन योर कोर्ट। बॉल इन योर कोर्ट, अगर कोई बॉल आपके कोर्ट में है, सपोज ऐसे हो रहा है, फुटबॉल हो रही, तो बॉल आपके कोर्ट में है,
तो बॉल आपके कोर्ट होने का मतलब क्या हुआ कि डिसीजन लेने का आपको अधिकार मिल जाता है, राइट मिल जाता है। मुहावरा है, अगर बॉल आपके कोर्ट में है तो दैट मीन्स यू आर इन द पोजीशन टू टेक इंपोर्टेंट डिसीजन। तो डिसीजन लेने, आपको डिसीजन लेने का मौका मिल गया। अब ये तो उसकी मीनिंग होगी। चलो ढूंढते हैं किस वाले ऑप्शन में है। अब यहां लिखा है पुट द ब्लेम ऑन द, ये तो होगा ही नहीं। लिखा है कि रिक्वेस्ट समवन टू रिटर्न योर बिलोंगिंग्स, किसी से ये रिक्वेस्ट करना कि आप हमारा सामान लौटा दो, ये दूर दूर तक लेना देना नहीं है। आगे लिखा है इट इज अप टू यू, ये आपके ऊपर है, टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप, अगला डिसीजन और अगला स्टेप आपको लेना है। यही तो ढूंढ रहे थे। बॉल इन योर कोर्ट मतलब क्या हुआ, डिसीजन लेने का हक आपको मिल गया। अब आगे पढ़ना चाहो पढ़ो, पढ़ देते हैं। टू समवन पोलाइटली अबाउट हिज, ये नहीं होगा, ठीक है। टू टेल समवन पोलाइटली, ये होता ही नहीं है इसमें। आगे आ जाओ, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ड्स मतलब क्या हो, दोनों दुनिया में बेस्ट। दोनों दुनिया में बेस्ट का मतलब होता है डबल एडवांटेज, दोनों ओर से फायदा, दोनों तरफ से फायदा, दोनों तरफ अच्छा ही अच्छा हो, तो वही होता है बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ड्स। अब यहां देखो ऑप्शन में, टू बेस्ट टीम्स कंपीट विद ईच अदर, यहां कंपटीशन नहीं हो रहा है भाई, हटाओ इसको। अब आगे आ जाओ, अ सिचुएशन वेयर इन समवन हैज द प्रिविलेज ऑफ एंजॉयिंग टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें किसी को डबल एडवांटेज, मैंने कहा था ना दोहरा फायदा, डबल एडवांटेज, दो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज का फायदा उस व्यक्ति को मिल रहा है। मैंने यही कहा था कि बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स का मतलब क्या हुआ, डबल एडवांटेज, डबल फायदा मिल रहा है, दोनों ओर से मिल रहा है। तो ये बी वाला आंसर आपका तो हो जाएगा। अब यहां आ जाओ तो क्या हो गया, गॉड्स हु रूल हेवन एंड अर्थ, ये नहीं होगा। बोथ वर्ड, यहां बोथ वर्ड लिखा था, इसका मतलब ये नहीं कि ये स्वर्ग और ये धरती दोनों की बात हो रही है। अब यहां लिखा है अ पर्सन हु इज रेस्पेक्टेड इवन बाय हिज एनिमी, जिसका दुश्मन भी सम्मान करते हैं, वो नहीं होगा, ये दोनों नहीं है। मतलब क्या, जिसको दोनों तरफ से फायदा मिल रहा हो वो होता है बोथ ऑफ बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ड्स। 85 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब आगे आते हैं, इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका ये, डायरेक्शन में क्या दिया हुआ है, इंप्रूवमेंट बताना है आपको। ये देखिए डायरेक्शन में लिखा है नो इंप्रूवमेंट, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सेंटेंस है, इसमें कुछ ब्रैकेट में दिया हुआ है, ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसकी जगह पर क्या लगा सकते हैं, यही पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए बताइए। तो लिखा है कि द शूज वर वेरी एक्सपेंसिव, शूज, जूते बहुत महंगे थे। खरीद लिया होगा 14-15 हजार के, मतलब नॉर्मली पता लग किसी की सैलरी 30,000 है, 14,000 का जूता खरीद लिया तो एक्सपेंसिव हो जाएगा। ठीक है, जिसकी 1 लाख की सैलरी है वो खरीदे 14,000 का जूता। चलो अच्छा, तो शूज वर वेरी एक्सपेंसिव, जूते बहुत एक्सपेंसिव थे, मतलब महंगे थे। आई कुड नॉट अफोर्ड, आई कुड नॉट अफोर्ड मतलब मेरी 15,000 सैलरी है, 14,000 का जूता कैसे खरीदेंगे भाई। तो आई कुड नॉट अफोर्ड, यहां लिखा टू बाइंग देम, तो मैं उनको नहीं खरीद सका, मेरी मतलब हैसियत के बाहर था, मेरी कैपेबिलिटी, मेरी उसके मतलब फाइनेंशियल कंडीशन के बाहर था वो। तो टू के साथ बाइंग, टू के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, नहीं लगती है। एक्चुअली जो अफोर्ड वर्ब है इसके साथ लगता क्या है, ये पहले आप समझिए। तो अफोर्ड के साथ में ये लगा ना, अफोर्ड मतलब बियर कर पाना। अफोर्ड के साथ हमेशा टू और टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अफोर्ड विल बी फॉलोड बाय इंफिनिटिव, अफोर्ड विल बी फॉलोड बाय टू एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इस लिहाज से अफोर्ड के बाद क्या लगना चाहिए, ये लगना चाहिए टू बाय। तो बाइंग और बॉट ये सब लगेगा नहीं, ठीक है। तो इसमें तो इंप्रूवमेंट हो गया, अफोर्ड टू बाय। अब आ जाओ 87 में। 87 में क्या है कि आफ्टर दे हैड फिनिश्ड ईटिंग, आफ्टर दे हैड फिनिश्ड ईटिंग, इस वाले सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। आफ्टर लगा, आफ्टर के बाद परफेक्ट टेंस आता ही है, तो आफ्टर के बाद ये हैड फिनिश्ड लगा ही हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां इंप्रूवमेंट करना था वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मतलब जब वो लोग खाना खा चुके तो उसके बाद दे वेंट फॉर अ वॉक, उसके बाद वो लोग टहलने के लिए चले गए खाना खाने के बाद। तो सेंटेंस में मुझे कहीं से कोई कमी नजर नहीं आ रही है, ठीक है। अब आप जबरदस्ती करेंगे तो कुछ न कुछ निकलेगा ही। आफ्टर दे हैड फिनिश्ड ईटिंग, कोई सेंटेंस में गड़बड़ी नहीं है। दे वेंट फॉर अ वॉक, कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक। वैसे हमें गड़बड़ी केवल इतने में ढूंढना था, यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है, तो क्या करना चाहिए, नो इंप्रूवमेंट, ठीक है, इसमें ये होगा। अब जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिनमें कोई गड़बड़ी नहीं होती है, पहली नजर में अगर आपको कोई गड़बड़ी नहीं मिल रही तो जबरदस्ती उसमें मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के ढूंढिए नहीं,
क्योंकि अगर ऐसे करने लगेगा तो कोई ना कोई बिना मतलब की गलती निकल आती है, तो ऐसे में धोखा हो जाएगा। तो ये काम मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्या है, इसमें पूछा जा रहा है। तो इन्होंने कहा कि एक ऐसा वर्ड ढूंढिए जो पूरे स्टेटमेंट को क्या कर सके, रिप्लेस कर सके। तो लिखा है ना, बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द वर्ड या सेंटेंस। किसी सेंटेंस के बदले में जो बगले में जो वर्ड आ जाएगा वो लगा दो, या किसी वर्ड के बदले में। तो यहाँ सब में तो स्टेटमेंट ही दिया हुआ, इसमें तो एक वर्ड दे दिया पब्लिक स्पीकर होता है, और इस वाले में नहीं दिया, इसमें पूरा का पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसके बदले में लगाना है। ठीक है, तो यहाँ तो वर्ड के बदले में लगाना है, यहाँ सेंटेंस के बदले में लगाना है। तो देखो क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। यहाँ लिखा है इंटरप्ट। इंटरप्ट का मतलब क्या होता है, बात बीच में काट देना। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी बात पूरी हुए बिना बीच में कोई काट देता है तो उसको क्या कहते हैं, इंटरप्ट करना। बहुत गंदी आदत होती है, मत किया करो। इंटरप्ट अ पब्लिक स्पीकर, कोई बोल रहा है उसको बीच में आप टोक दे रहे हो विद डेरिजिव या अग्रेसिव कमेंट्स। डेरिजिव मतलब क्या होता है, बताओ। डेराइट करना होता है ना, व्यंग करना या उपहास करना, खिल्ली उड़ाना, मजाक बनाना। कोई डेरिजिव या अग्रेसिव मतलब क्या हुआ, थोड़े से आक्रामक टाइप के होते हैं, मतलब जिंदाबाद मुर्दाबाद वाले। ऐसा कोई कमेंट करके या अब्यूज का मतलब कोई गाली वाली दे करके किसी की बात को बीच में काटना, किसी की बात को बीच में टोकना, ये वाली चीज आ गई। तो इसमें अब ये 4 ऑप्शन दिए हैं, एक दिया है हैकल, एक दिया है एले, एक दिया है सूद, एक दिया है डल्सिफाई। तो इसमें कौन लगेगा, अब कौन लगेगा ये तो तब पता चलेगा जब आपको इसकी मीनिंग पता होगी। तो पहले मीनिंग पता करिए इसकी, ठीक है। चलिए आपको इसकी मीनिंग बताते हैं, फिर आप डिसाइड करिएगा किसकी जगह पर क्या लगेगा। हैकल का मतलब इसको बाद में बताएंगे, ठीक है, इसको बाद में बताएंगे, पहले ये ले लो। सूद का मतलब क्या होता है, सूद मतलब राहत देना। जैसे मान लीजिए बहुत गर्मी पड़ रही है, खूब बेतहाशा गर्मी पड़ रही है, उसी में कोई कूलर चला दे या लाइट आ जाए, आहा राहत मिल जाती है, या पानी बरस गया तो ये राहत हो जाती है। रूह सूद होता है राहत देना। किसी भी दुख कष्ट तकलीफ से अगर राहत मिल जाती है तो होता है राहत, सूद करना। डल्सिफाई का मतलब क्या होता है, स्वीटन करना, किसी चीज को स्वीटन कर देना, मतलब किसी चीज में थोड़ी ज्यादा चीनी डाल देना, हो गया वही ना, डल्सिफाई हो गया, मतलब उसकी मिठास बढ़ा देना, मधुर कर देना, किसी चीज को मीठा कर देना। और एले लिखा हुआ है, एले का मतलब क्या होता है, काम डाउन, ठीक है। मतलब जैसे किसी को गुस्सा लगा है, बहुत तेजी से गुस्सा लगा है, उसका मन कर रहा है कि बस मैं सर फोड़ दूंगा, और कोई उसी में कोई खुशखबरी मिल जाए, उसको कुछ अच्छी खबर मिल जाए तो क्या करेगी, उसको एले कर देगी, कम कर देगी। तो अभी तक आपको कोई वर्ड मिला इसमें बीच में इंटरप्ट करने वाला, नहीं मिला। एक्चुअली मिलेगा क्योंकि वो वर्ड है हैकल, इसीलिए मैंने कहा था इसे बाद में बताएंगे। हैकल का मतलब होता है कि किसी की बात पूरी हुए बिना उसको बीच में ही काट देना, बीच में ही टोक देना, वो भी कैसे कमेंट, निगेटिव कमेंट बोल करके, ठीक है। तो ये हो गया। अब आ जाओ 89 पे। 89 में क्या दिया है कि नॉट बीइंग व्हाट इट पर्पस टू बी, मतलब जो होना चाहिए वो नहीं है, जो होना चाहिए वो नहीं है, तो इसका मतलब नकली है। और क्या मतलब, जो होना चाहिए वो नहीं है तो नकली है, ओरिजिनल नहीं है। तो नकली के लिए इसमें कोई वर्ड ढूंढो। लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है, लेजिटिमेट का मतलब होता है जायज। अब जायज नहीं जानते होगे तो हम क्या करें, जायज का मतलब क्या होता है, लीगल, उचित, ठीक है ना, जो वैधानिक होता है, वैलिड होता है, वो होता है। तो लेजिटिमेट अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू मतलब कानून के अनुसार होता है, लीगल होता है, लेजिटिमेट होता है, ठीक। वैलिड कह सकते हो इसको, ये वैलिड होगा, ठीक। एविडेंट का मतलब क्या होता है, एकदम से स्पष्ट, क्लियर होगा। एविडेंट मतलब क्या हो गया, क्लियर, ठीक है। ऑब्वियस, और वर्ड बताएं, अपैरेंट, अपैरेंट, ये सब वर्ड हैं क्लियर के लिए, ठीक। ये भी हमारे काम का नहीं निकला। अब आया पैल्पेबल। अभी थोड़ी देर पहले पल्पेट की बात हो रही थी कि पल्पेट का मतलब क्या होता है। पल्पेट का मतलब जब हम किसी चीज, जैसे डॉक्टर है ऐसे पल्स को पकड़ते हैं और टक 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 कर रहा होता है, पकड़ लेते हैं, तो छू को जिस चीज को महसूस किया जाता है, जैसे बुखार नाते हैं, ऐसे छू लेते हैं, बुखार है, हाँ है, गर्म लग रहा है, तो छू के जब महसूस करते हैं, तो ही पल्पेबल का मतलब होता है जिसको छू के महसूस किया जा सकता है। अब स्परियस का मतलब क्या होता है, नकली, जाली, फर्जी,
और वर्ड बताएं नकली के, चलिए आप भी क्या कहेंगे, ठीक है नकली के और वर्ड देखो, ये है स्परियस। स्परियस के कुछ और वर्ड कौन से हो सकते हैं? एक वर्ड सबसे पहले जो आप लोग ज्यादा बोलते हो बोगस। बोगस का मतलब क्या हुआ? फर्जी। बोगस वोट, चुनाव जब होते हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ा करो, चुनाव के समय न्यूज़पेपर पढ़ो या न्यूज देखो तो जरा ध्यान दिया करो, उस पर कहते हैं बोगस वोट्स। बोगस वोट का मतलब क्या हुआ? जो फर्जी वोट थे, जो नकली वोट थे, बोगस हो गया। एक होता है फेक, FAKE, फेक का मतलब क्या होता है? नकली या फर्जी। और एक वर्ड होता है फेन, FEIGN, फेन होता है। और एक वर्ड इसी में आता है काउंटरफीट, काउंटरफीट, ये भी नकली होता है। तो ये सब नकली तो हैं। या एक और वर्ड होता है फोर्ज, ठीक, ये हो गया फोर्ज, फोर्ज भी नकली होता है। ये कि स्परियस दिख ही रहा है आपका नकली, तो ये सारे नकली के लिए वर्ड हो गए। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जेन्युइन हो जाएगा, ओरिजिनल हो जाएगा, ऑथेंटिक हो जाएगा, तो वो सारे हो गए। तो ये वाले दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए आप लोगों को? ये वर्ड्स के थे, वो इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लगाना था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे क्या है क्वेश्चन देखिए, लगा है ये रहा आपका। तो इसमें तो स्पेलिंग बतानी है, रुकिए आपका इंतजाम कर रहे हैं हम, ये आ गए, ठीक है। चलिए इसमें बताना है आपको कि किसकी स्पेलिंग सही है। तो ये वाला वर्ड दिया कास्टिगेट, कास्टिगेट ये है CASTI होता है। उसके बाद गेट लगाओ भाई इसमें, तो गेट तो ये हो गई, कास्ट ये हो गई, बीच में क्या लगाना है? आई लगाना है। ढोड़िया किस में लगा हुआ है? तो ये तो गलत हो गया, इसमें कास्टी सही है, CASTIGATED, कास्टिगेटेड, हाँ तो इसमें तो सही है, ये वाला सही हो गया। इसमें गेटेड में क्या हुआ? यहाँ TAD कर दिया, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे ये दोनों तो एक जैसे दिख रहे हैं, CASTIGATED, CASTIGATED, तो ये दोनों सेम हो गए हैं, कुछ मिसप्रिंट हुई होगी, या हो सकता है जब उस पर PPT बनाई जा रही थी तो कंप्यूटर कभी ऑटो करेक्ट कर देता है, तो हो सकता है ये ऑटो करेक्ट हो गया है, इस वजह से दोनों वर्ड सही हो गए हैं, ठीक है। तो इसमें दोनों की स्पेलिंग करेक्ट आ गई है। चलिए नेक्स्ट आते हैं पजस। तो पजस में स्पेलिंग क्या होती है? POSS, पहले ये कर दो, उसके बाद ESS एक बार और लगा दो, तो ये हो गया पजस, POSSESS। तो इसमें क्या होगा? सिंगल सिंगल दिया हुआ, ये गलत हो गया। इसमें क्या होगा? POSESSES, इतना कहाँ चला जाएगा? अब देखो यहाँ पे POSSESSES, ये तो क्या हो गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S लगा हुआ, जब हम सिंगुलर बनाते हैं तो पजेसेज, ये सही हो सकता है। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ पे देखो ये S सिंगल दिया हुआ है ना, ये तो डबल S वाला होना चाहिए ना, ये SSESS होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया, तो 3 गलत हो गया। आपका ये वाला आंसर क्या होगा? सही होगा, पजेसेज हो गया, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 90 और 91। आगे बढ़ते हैं इसके। अब इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, किस चीज से रिलेटेड है? जिनको क्या हो गया है, हर बार बड़ा करो, ठीक है, आ जाओ। अच्छा तो चलिए इनको छोटा होने दीजिए, हम बड़ा करते रहेंगे। इसमें है रीअरेंजमेंट है, तो रीअरेंजमेंट में क्या करना है आपको? ये ऊपर वाला आप गोली मारी, क्या करना है? यहां से पढ़ना शुरू करिए, 92 से। करना क्या है? ये स्टार्टर है, इसके बाद XYZ में से कौन पहले आएगा, कौन उसके बाद आएगा, कौन उसके बाद आएगा। चलिए लगाइए, द रूम विच यील्डेड सो लगा, वो रूम जो कि यील्ड कर रहा था, सो क्या कर रहा था? आगे यहां लिखा है द फोर्थ फ्लोर ऑफ आ। अब चौथा फ्लोर हो गया ना, चौथा फ्लोर के बाद यहाँ क्या आना चाहिए? ये अपने आप कह रहा है कि यहाँ कोई बिल्डिंग आनी चाहिए। तो किस में बिल्डिंग है, कहाँ है बिल्डिंग ये है ब्लीकर स्ट्रीट, ये लिखा, ये हाउस लिखा है बोर्डिंग हाउस, तो इसका मतलब X के बाद Y आना ही आना है। ये बिल्डिंग कौन सी है? बोर्डिंग हाउस इन
ब्लिकर्स स्ट्रीट, तो ये हो गया, मतलब x के बाद y 100% श्योर। किसमें किसमें xy है, इसमें xy है, इसमें xy नहीं है, इसमें xy नहीं है, इसमें xy नहीं है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, जब हमको एक फिक्स मिल गया कि इसके बाद फोर्थ फ्लोर कहोगे, फोर्थ फ्लोर ऑफ, तो आगे बिल्डिंग होगी। अब हम बिल्डिंग पे आ गए इसमें x में, तो x के बाद y लगेगा, 100% श्योर है, 110% की गारंटी। xy का ऑप्शन ढूंढ रहे थे, xy और किसी में नहीं, केवल एक में है, वो आपका आंसर 100% हो गया। ठीक, अगर आपको तसल्ली ना हो, पूरा मिलाना चाहते हो तो मिला लो। उसके बाद इन्होंने कहा ZXY, तो Z क्या करोगे, देखो द रूम व्हिच यील्डेड सो मच, सो के बाद यही मत सो लगा पाओगे, सो के बाद दा लगेगा नहीं, सो बोर्डिंग हाउस लगेगा नहीं, सो के बाद क्या लगाओगे, सो मच लगाओगे, तो इसके बाद क्या आ रहा है, कौन सा, जेड आ रहा है। सो मच सेटिस्फैक्शन टू द टू बॉयज, तो अब ये लिखा टू बॉयज के बाद क्या लिखा, ऑन द फोर्थ फ्लोर, ये ऑन के बाद क्या कर रहा है, ऑन द फोर्थ फ्लोर, तो ये ऑन के बाद भी एक्स को फिक्स ले रहा है कि नहीं ले रहा है, तो मतलब स्टार्टिंग सेंटेंस के बाद सबसे पहले क्या आ रहा है, कनेक्ट हो रहा है जेड, और जेड के बाद ऑटोमेटिक एक्स को कनेक्ट कर रहा है, तो भी हो गया जेड एक्स। चाहे जेड एक्स का पेयर ले लो, चाहे स्टार्टर के साथ जेड का पेयर ले लो, चाहे जैसे जहां से ले तो। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 93 पे। 93 में क्या है कि बाय द गवर्नमेंट, बाय द टाइम मतलब उस समय तक जब, गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट के बाद क्या लगाओगे, वर्ब लगाओगे, और क्या, गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट के बाद गवर्नमेंट ओपन तो लग नहीं पाएगा, गवर्नमेंट सिंगुलर हो जाएगा, ओपन को में एस लगना चाहिए, तो ये लगेगा नहीं। फिर गवर्नमेंट आवर्स होता नहीं, तो क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफिसेज होगा, तो गवर्नमेंट ऑफिसेज होगा, मतलब गवर्नमेंट के बाद हमें क्या लगाना है, एक्स लगाना है पहले। गवर्नमेंट ऑफिसेज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अब ये लिखा गवर्नमेंट ऑफिसेज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इस सब्जेक्ट के बाद हमें क्या चाहिए, हमें वर्ब चाहिए। वर्ब कहाँ मिल रही है, ओपन में मिल रही है, तो एक्स के बाद वाई लगाना पड़ जाएगा, तो एक हो गया एक्स, एक्स के बाद वाई, कुछ हमें क्लियर कर दें यहां से फिर लगाएं। तो इसके बाद लगा कौन सा, एक्स, और एक्स में इंस्टीट्यूशंस के बाद हमें वर्ब लगाना चाहिए, तो एक्स के बाद वाई लग गया। अगर एक्स वाई लगातार लग गया तो लास्ट में जेड लगाना होगा, और कर क्या सकते हैं, ओपन। आगे लिखा है कि मेनी डे लाइट आवर्स आर ऑलरेडी लॉस्ट, तो एक्स वाई जेड ही होगा, क्रम से लगा हुआ है। एक्स वाई जेड कहाँ दिया हुआ, ये दिया है एक्स वाई जेड, ये आंसर होगा। ठीक है, क्लियर, सीधा सीधा लग गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 94 में। तो क्वेश्चन नंबर 94 में क्या दिया है, आते हैं देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 94। सब में ऐसा क्यों हो जा रहा है, वो एरो ले लो, एरो 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 एरो, ये नहीं, ये तो हो गया, आगे बढ़ा, अब उसको ले लो एरो को, ये नहीं, ये अंडू वाला जो है ना, ये दो तीर लगे जो, ये वाला, ये नहीं, लास्ट वाला जो मैंने वहां से कहा था, यानी इसी में, अरे जो लिखा है सामने, सामने देखो, इधर से दूसरे नंबर पे, इस पे नहीं, उसी पे, ये वाला, हाँ, और पीछे करो, उसी से पीछे करो, इसी से, हाँ उसी से जब टच किया, चला आगे, चला के आगे बढ़ो, कट गया, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे पे तेज आगे बढ़ो, चलो। अगर तुरंत कट जाए तो बस उसी को अंडू करते तो वापस आ जाता है, ज़्यादा उसमें खुरपे से करते हैं वो उड़ जाता है। चलिए, अब तो एडिट करना ही पड़ेगा इसको। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। ठीक है, 95 में क्या है, देखिए ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से बनाना है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट होगा या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसमें दिया है डायरेक्ट में बनाना आपको इनडायरेक्ट है, तो लिखा है माय फादर सेड टू द स्ट्रेंजर। ठीक, मेरे फादर ने स्ट्रेंजर से कहा, क्या कहा वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस होने का मतलब इस सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, आंसर होगा, तो चारों में आंसर लगा हुआ है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक, इसके आगे बढ़ते हैं तो ये जो इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है, इन्वर्टेड कामा की जगह पर क्या होगा, कोई कंजंक्शन लगेगा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वेयर लगा हुआ है तो कोई कंजंक्शन होना ही नहीं चाहिए। तो स्ट्रेंजर यहाँ भी वेयर वेयर लगा हुआ है, हर जगह लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया माई फादर स्ट्रेंजर, ये वेयर लग गया, सब में लगा हुआ, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। वेयर डू यू लिव, अब डू यू लिव को अगर चेंज करोगे तो क्या हो गया, यू पहले हो जाएगा, तो स्ट्रेंजर के लिए क्या हो गया, ही, और डू का क्या बना, डिड बना, बाद में आ जाएगा, और लिव का क्या हो जाएगा, लिव। ठीक, लेकिन अब इस डिड को हटाओगे तो लिव का क्या बन जाएगा, लिव्ड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में डिड की कोई जरूरत होती नहीं, तो ये हो जाएगा वेयर ही लिव्ड। तो अब कौन सा आंसर होगा, देखो वेयर डू यू लिव, डू दिया हुआ है तो ये इसका प्रेजेंट तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि यह सेंटेंस किसमें है, पास्ट में, पास्ट में है तो पास्ट होना चाहिए। ठीक है, तो लिव्स तो होगा नहीं। अच्छा, डू का हैज बीन कहां से बन जाएगा, कोई चांस ही नहीं है, और लिव्स फिर वही बात, जब यहां नहीं हो सकता तो यहां कैसे हो जाएगा। ठीक, दोनों चीज हो गई। अब एक ऑप्शन बचा है ही लिव्ड का, यही केवल पास्ट में है, तो आपका आंसर कौन सा होगा इसमें, डी वाला हो गया। क्लियर हो गई बात। तो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। उसी से आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे, देखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 96। ठीक, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 96। ठीक है, तो 96 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। तो पैराग्राफ थोड़ा बड़ा कर देता हूं, पहले पढ़ लीजिए पैराग्राफ। पैराग्राफ पढ़ने के पहले आपको क्या चाहिए, पहले आपको चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ लें, लेकिन एक पेज में है नहीं तो क्वेश्चन हम पहले नहीं पढ़ पाएंगे, पहले पैराग्राफ पढ़ पाएंगे। तरीका इसका क्या होता है, जब आप अनसीन पैसेज सॉल्व करने लगते हैं तो तरीका ये होता है कि आप पहले जाकर ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पहले पैसेज मत पढ़िए। पहले पैसेज पढ़ेंगे तो बाद में क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो फिर उनका आंसर ढूंढने के लिए पैसेज पढ़ना पड़ेगा। और पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब पैसेज पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन एक तरफ से मिलते आंसर चले जाएंगे। तो एक क्वेश्चन चूंकि इसमें दिया हुआ है इसलिए पहले पढ़ लीजिए इसको। ठीक, एक क्वेश्चन है इसमें, तो पैसेज पढ़े बिना हम सीधे कहाँ आ रहे हैं, क्वेश्चन पे आ रहे हैं। लिखा है कि व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द कॉस्ट, आगे लिखा है कि सी वांटेड टू हाइड, तो कॉस्ट नहीं, एक्चुअली ये कोट है। ठीक है, उसने एक कोट खरीदा था, उस कोट की कोई चीज वो छुपाना चाहती थी। ठीक है, और यहां कहा कि व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द कोट सी वांटेड टू हाइड, कोट की कौन सी चीज, नई है कोट की, पुरानी है कोट की, महंगी है कोट की, सस्ती है कि बड़ी है कि छोटी है कि मांगी हुई है कि खुद की है, क्या चीज वो छुपाना चाह रही है। आंसर नहीं पढ़ना है, आप सीधे आ जाओ नेक्स्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट पे आपको ये क्वेश्चन मिला। ठीक है, तो इसके भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं, सारे क्वेश्चन देख के फिर आगे बढ़ते हैं। पहले सारे के क्वेश्चन पहले पढ़ना जरूरी है। ये 97 आ गया। 97 में क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द ऑथर वुड प्रिफर टू बी सीन वियरिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, मतलब वो चाह रहा था कि हम हर तरह के कपड़े पहन के देख सकते हैं, एक छोड़ के, क्या छोड़ के, पैसेज में मिलेगा। ठीक, फिर से देखिए, द ऑथर वुड प्रिफर टू बी सीन वियरिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लॉथ, किसी भी इनमें जितने लिखे हैं चारों में से किसी भी तरह के कपड़ा पहन के दिख सकता था, बस एक छोड़ के, इसमें से कौन सा कपड़ा छोड़ के वो चाह रहा था दिखना। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। तो ये रहा आपका नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या है, तीसरा क्वेश्चन किस चीज पर है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है, यहां देखिए, व्हाई इज हर बॉस एंग्री, उसका बॉस नाराज क्यों है, किस बात पे नाराज है। ठीक है, इनको भी अभी देख लेंगे क्यों नाराज है इनका बॉस। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 99। ठीक है, 99 में क्या है, पूछ क्या रहे हैं, उसके बाद पैसेज पढ़ेंगे, सारे आंसर एक बार में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 99 में कह रहे हैं कि व्हाट हैज बीन द प्रॉब्लम विद लंदन ट्रेन्स लेटली, व्हाट हैज बीन द प्रॉब्लम विद लंदन ट्रेन्स लेटली, लंदन की ट्रेन्स के साथ अभी हाल ही में क्या हुआ था, ये क्वेश्चन हो गया। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 100 पे। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 100 है यहां, which of the following situations creates a bad day, इनमें से कौन सी सिचुएशन है जो आथर के लिए बैड डे क्रिएट कर देती है, बुरा दिन बना देती है उसको।
अब आ जाओ एक तरफ से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 96 से स्टार्ट हुआ था ना, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 96। तो क्वेश्चन नंबर 96 में क्या करना है हम लोगों को, आ जाओ। ये 96 का क्वेश्चन है, इसलिए आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा। तो पहले पैसेज पढ़ लो, देखो क्या लिखा। माई कोट्स प्रिटी वार्म। माई कोट क्या था, इनका कोट क्या था, प्रिटी वार्म, मतलब काफी गर्म था, ठीक ठाक गर्म था। आगे लिखा है कि इन्होंने इवन दो, ये दो है, इवन दो इट कॉस्ट 9.99 पाउंड। इसकी जो कीमत थी, ये कॉस्ट है, कोट नहीं है एक्चुअली, इट कॉस्ट, COST। इन्होंने कहा कि भले ही इसकी कीमत $9.99 थी, तो 9.99 मतलब मान लो कि 10 पाउंड, डॉलर नहीं है पाउंड है, 10 पाउंड थी। आगे उसके बाद इन्होंने कहा एंड कम फ्रॉम द फ्ली मार्केट, ये कहां से लिया था, फ्ली मार्केट से खरीदा था। आगे कहा इट हैड अ लेवल इन इट, उस कोट में एक लेवल लगा हुआ था। लेवल क्या लगा था, क्रिश्चियन बायर, क्या लिखा था, क्रिश्चियन बायर, ये लगा हुआ था। इन्होंने क्या किया कि बट इट आई कट इट, इन्होंने क्या किया, उस लेवल को, उस टैग को काट डाला। आउट एज सुन एज, ये एज है, एज सुन एज आई गॉट होम, जैसे ही मैं घर पहुंची, जब मैं घर पहुंची तो मैंने उस कोट को, उसको जो टैग लगा हुआ था उसको काट के फेंक दिया। क्यों फेंका, इन्होंने कहा कि यू कांट वियर, यू कांट वर्क वेयर आई वर्क, मैं जहां काम करती हूं, फीमेल है चूंकि, इनके लिए बार बार सी लिखा हुआ है, तो इन्होंने कहा कि आप वहां काम नहीं कर सकते जहां मैं करती हूं। एंड हैव क्रिश्चियन बायर इन योर कोट, इन्होंने कहा कि आपकी कोट में क्रिश्चियन बायर का टैग नहीं लगा हो सकता है, मतलब कुछ होगा, इंसल्टिंग होगा या लोग बुरा मानते होंगे, इसलिए इसने कहा कि जहां मैं काम करती हूं आप नहीं कर सकते और अपनी कोट में क्रिश्चियन बायर का टैग नहीं लगा सकते। ठीक, ये कारण ये हो गया। तो जो वो छुपाना चाह रही है वो यही होगा। व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द कोट शी वांटेड टू हाइड, वो अपने कोट का कौन सा एस्पेक्ट हाइड करना चाहती थी। आगे आ जाओ। यू कुड हैव अ जेन्युइन विंटेज क्रिश्चियन डायर लेवल, आप कोई भी जेन्युइन विंटेज क्रिश्चियन डायर का लेवल लगा सकते हैं, लेकिन दूसरा जो यहां पे लिखा है क्रिश्चियन बायर, वो वाला आप नहीं लगा सकते हैं। या इन्होंने कहा कि ये लगा सकते हैं, कोई क्रिश्चियन डायर का लेवल लगा सकते हैं, समथिंग जापानीज लगा सकते हैं, मे बी नो लेवल, कोई लेवल ना लगाइए तभी चलेगा। बिकॉज यू मेक योर क्लॉथ्स, क्यों, क्योंकि यू मेक योर क्लॉथ्स योरसेल्फ आउट ऑफ रेट्रो फैब्रिक्स, आप खुद से बनाए हो सकते हैं, रेट्रो फैब्रिक से आप अपना कपड़ा खुद से लिए हो। आगे लिखा है कि दैट यू सोर्स एट एल्फीज एंटीक्स, ठीक है, क्योंकि आपका जो सोर्स है वो क्या है, एल्फीज एंटीक्स, बट नॉट क्रिश्चियन बायर, मतलब क्रिश्चियन बायर वाला टैग उसमें नहीं लगा सकते हैं। इतनी बात हो गई। इसके बाद आ जाओ, दूसरा पैराग्राफ कह रहे हैं कि एज आई गेट नियर, अब इसमें कौन सी चीज हो गई, ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि वो अपना क्या चीज छुपाना चाह रही थी, क्योंकि वो सस्ता है ना कोट क्रिश्चियन बायर का, वो नहीं लगाना थी, उसकी कीमत छुपाना चाह रही थी वो। ठीक है, आगे पढ़ो। एज आई गेट नियर कैटफोर्ड ब्रिज, जब ये कैटफोर्ड ब्रिज के पास पहुंचती है तो आई स्टार्ट टू फील अ नॉट ऑफ टेंशन, तो उसको टेंशन फील होना शुरू होती है, थोड़ा सा घबराना शुरू होती है। आई रियली डोंट वांट टू बी लेट टुडे, मुझे आज देर नहीं होना था, मुझे आज लेट नहीं होना था, बिल्कुल नहीं चाहती थी मैं। आगे कहा कि माई बॉस हैज स्टार्टेड थ्रोइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ हिस्ट्री फिट्स, इनका जो बॉस है वो हर तरह का हिस्सी फिट देना शुरू किया, मतलब बुरा भला कहना, उल्टा सीधा उठ पटांग बकना शुरू कर दिया इनके बॉस ने। आगे अबाउट पीपल, किन लोगों के बारे में उल्टा सीधा कहना शुरू कर देता है इनका बॉस, वो लोग जो स्वेनिंग इन एट ऑल टाइम्स, जो लोग मतलब दिन में किसी भी समय आते रहते हैं, 1 घंटा लेट, आधा घंटा लेट, 15 मिनट लेट, 20 मिनट लेट, जो लोग आते रहते हैं तो उन्हीं लोगों के लिए। आगे इन्होंने कहा कि सो आई लेफ्ट एंड एक्स्ट्रा 20 मिनट अर्ली, तो इसलिए कह रही है कि मैं 20 मिनट पहले ही निकलनी थी वहां से। इन केस इट वाज अ बैड डे, मतलब मान लो कि दिन खराब हो और सही समय पर साधन ना मिले। आई कैन ऑलरेडी सी, मुझे ये देखने को मिल रहा था कि आज का दिन जो है वो थोड़ा बैड डे था। इट्स गॉट ऑफुल डे, काफी बुरा दिन था। आगे कहा इन्होंने कि दैट हैव बीन हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन आवर लाइन रिसेंटली एंड कीप कैंसलिंग, जो ट्रेन थी इनकी, जो जिस रूट से ये जाती थी वहां पे क्या हो रहा था
कि कीप कैंसिलिंग ट्रेन्स विद नो वार्निंग, और ट्रेनें ऐसे कैंसिल बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी वार्निंग के ट्रेनें कैंसिल कर दी जा रही थी, आज ये ट्रेन नहीं जाएगी। ठीक, एक कारण ये हो गया, प्रॉब्लम क्या हो गई, एक कारण ये हो गया ट्रेनें कैंसिल। उनका बैड डे वाला क्वेश्चन आया था ना, पूछा था कि वो उनको क्यों ये डे बैड डे लगता है, क्योंकि ट्रेनें कैंसिल हो रही थी बिना वार्निंग के। दूसरा, ट्रबल इज इन लंदन रश आवर, जो दूसरी परेशानी का विषय है वो क्या है, लंदन रश आवर। रश आवर का मतलब क्या हुआ, वही ऑफिस का टाइम होता है करीब 10 बजे। 10 बजे बहुत ज्यादा भीड़ होती है, एक प्रॉब्लम ये थी। उन्होंने बताया कि यू कांट जस्ट कैंसिल ट्रेन, जब भीड़ का टाइम होता है, जब ऑफिस का टाइम होता है 10 बजे का, तो उस समय आप ट्रेनें कैंसिल नहीं कर सकते हैं। आगे कहा, व्हाट आर ऑल द पीपल हु वर प्लानिंग, क्या होगा उन लोगों का जो लोग बहुत सारे प्लान बना चुके हैं कि हमको ये करना है, इतने बजे वहां पहुंचना है, इतने बजे वहां पहुंचना है, इतने बजे वहां पहुंचना है, क्या करेंगे वो लोग अगर बिना बताए ट्रेनें कैंसिल कर देंगे तो। टू गेट ऑन दैट ट्रेन सपोज टू डू, तो वो लोग क्या करेंगे बताओ, जो लोग ट्रेन पकड़ के उनको कहीं टाइम पर जाना है, अगर आप ट्रेन कैंसिल कर देंगे तो वो लोग क्या करेंगे बताइए, क्या आप उम्मीद करते हैं। तो अब हम लोग करते हैं एक तरफ से इनके सारे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो हुआ, आपको आंसर तो मिलता गया। इस वाले क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया था ना, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द कोट शी वांटेड टू हाइड, कौन सा, दैट इट वाज टू वार्म, वार्म था, या इट वाज चीप, चीप कॉपी थी। वही उन्होंने कहा था क्रिश्चियन बायर का टैग नहीं लगा सकते, तो इसका मतलब वो क्या कर रही है, चीप, उसका जो सस्ता कोट है यही चीज वो छुपाना चाहती थी, तभी तो उसने क्रिश्चियन बायर के टैग को काट के फेंक दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 97। 97 में क्या है कि द ऑथर वुड प्रिफर टू बी सीन वियरिंग ऑल ऑफ द, मतलब ऑल ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, हर तरह के पहन सकती है, किस तरह का नहीं पहन सकती, तो किस तरह का नहीं पहन सकती, वही ना क्रिश्चियन बायर लेवल, यही तो कट के फेंक दिया था। उसने कहा था ना कि हर तरह का पहन सकते हो, यहाँ इन्होंने कहा था कि डायर लेवल ये वाला भी पहन सकते हैं, ये वाला भी पहन सकते हैं, जापानीज होगा या नो लेवल होगा वो भी पहन सकते हो, लेकिन आप क्या कर सकते हो, नॉट क्रिश्चियन बायर, क्रिश्चियन बायर का नहीं पहन सकते हो। तो इन्होंने कहा था कि क्लॉथ ये अपने बाय हिमसेल्फ, अपने आप से सिला होगा तो भी पहन सकते हो, जापानीज ब्रांड का होगा वो भी पहन सकते हो, ठीक है। और क्रिश्चियन ये ना क्रिश्चियन डायर लेवल, ये क्रिश्चियन डायर लेवल ये भी पहन सकते हो, केवल क्रिश्चियन बायर का नहीं पहन सकते। तो यही तो मैंने बताया था कि केवल क्रिश्चियन बायर का नहीं पहन सकते हो, ये लिखा है क्रिश्चियन बायर लेवल, ये नहीं पहन सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, डी वाला हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं पहले क्वेश्चन पढ़ लो फिर पैसेज पढ़ो, फिर सारे आंसर ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे, कुछ नहीं करना होगा, ठीक है। तो ये 98 में क्या होगा, वाई हर बॉस इज एंग्री, उसके पास क्यों गुस्सा है, क्यों गुस्सा है, वो बताया था ना कि ये जो लोग हमेशा देर सवेर आते रहते हैं लोग, इसी वजह से वो गुस्सा थे, ठीक। तो पहले पढ़ चुका, आंसर मिल चुका है हमको। बिकॉज ही हैज स्टार्टेड सफरिंग ना, आगे लिखा कि बिकॉज ही इज बैड बॉय, नहीं, बिकॉज सी वॉज लेट द डे बिफोर, या बिकॉज एम्प्लॉइज आर कमिंग लेट। तो सी वॉज लेट, सी पर नहीं गुस्सा थे, वो बाकी सब लोगों पर गुस्सा थे जो देर से आ रहे थे, ये लिखा है ना, वो उन लोगों पर गुस्सा करता है, स्विमिंग इन एट ऑल टाइम्स, जो किसी भी समय आते रहते हैं, तो सब पर गुस्सा करता है, इसलिए डी वाला होगा। सी वाला भूलकर भी मत लगाना, उसके लिए नहीं गुस्सा था, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 99 में कि व्हाट हैज बीन द प्रॉब्लम विद लंदन ट्रेन, लंदन ट्रेन के साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी। तो अभी मैंने बताया था ना कि वो बिना बताए, बिना वार्निंग दिए ट्रेनों को कैंसिल कर दे रहे थे। तो ट्रेन्स हैव बिकम ऑफुल, बिल्कुल नहीं। देयर आर मोर ट्रेन्स ड्यूरिंग द रश आवर, बिल्कुल नहीं। पीपुल आर लेट टू वर्क, ये भी नहीं है। ट्रेन्स आर कैंसिल्ड विदाउट प्रियर इंफॉर्मेशन, बिना किसी पूर्व सूचना के ट्रेनों को कैंसिल कर दिया जा रहा था, ये आंसर होगा, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अब एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 100। क्या पूछा इसमें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस क्रिएट बैड डे। बैड डे क्या होता है, बैड डे यही होता है कि उस दिन मतलब रश आवर के समय जब बहुत ज्यादा भीड़ होती है, जो ऑफिस टाइम का होता है, उस समय जब ट्रेनें कैंसिल हो जाती हैं तो बैड डे था। और लिखा है कि बीइंग कॉट वियरिंग अ चीप ब्रांड, बिल्कुल नहीं। कैंसिल्ड ट्रेन ड्यूरिंग द लंदन रश आवर, यही वाला आंसर होगा। लंदन में उस समय जब ऑफिस का टाइम होता है, रश आवर होता है, उस समय ट्रेनों का कैंसिल कर दिया जाना उस दिन के लिए क्या बन गया था, उस दिन के लिए बैड डे बन गया था। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन 25, ठीक है, ठीक है। डिस्कशन, ये डिस्कशन आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।